हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम भारत की प्राकृतिक आपदाएं और संकट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर जो सारी आपदाएं हैं जो मेन उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट ये शायद वीडियो पार्ट 2 में भी आए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इसके 1 से 2 ही आपदाओं के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स वाला चैप्टर। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन होगा, बेसिक सी जानकारी है। तो अगर आपको पसंद आए तो देखिए, और अगर आप वीडियो एंड तक देखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है या इसमें और भी बेहतर कुछ किया जा सकता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं और संकटों को मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला है स्थलाकृति और विवर्तनिक प्लेटें, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं पृथ्वी के नीचे, उनके बारे में। दूसरा है मौसम संबंधी त्रासदियों के बारे में। तीसरा है उत्पीड़न संकट के बारे में, जो मतलब जीव जंतुओं वाली महामारियाँ होती हैं उनको कहते हैं उत्पीड़न संकट। और मानव विकृत त्रासदियाँ और संकट, जो कि एटॉमिक डिज़ास्टर वगैरह होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट है कि टेक्टोनिक प्लेट्स वाला जो डिज़ास्टर है वो क्या है। ठीक है, तो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, जो समुद्र तल पर ज्वालामुखी अथवा विवर्तनिक पट्टियों की हलचल द्वारा उत्पन्न शक्तिशाली विनाशकारी ऊंची लहरें उठती हैं, उन्हें सुनामी कहा जाता है। भूसंकलन, मतलब जो ज़मीन होती है वो अलग अलग हिस्सों में बट जाती है बहुत तेज़ भूकंप आने के कारण, और भूसंकलन के अंदर ऊंचे ऊंचे पर्वत से मिट्टी के बड़े बड़े ढेर टूट जाते हैं। ठीक है, हिमघाव के अंदर जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं उससे बर्फ़ की चट्टानें टूटती हैं, से उत्पन्न जो त्रासदियाँ होती है वो स्थलाकृति और विवर्तनिक संकट के अंदर आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें किससे होती है? टेक्टोनिक्स प्लेट के ऊपर नीचे होने से टकराने की वजह से होता है। ठीक है, दूसरा है अपना मौसम संबंधी त्रासदियाँ। इसके अंदर क्या आता है? चक्रवात, ठीक है, तूफान, बवंडर, टोर्नेडो, बाढ़, सूखे के कारण पैदा होने वाली जो भी विपत्तियाँ आती हैं वो इस मौसम संबंधी त्रासदियों के अंदर आती है। तीसरा उत्पीड़न संकट, तो महामारी के रूप में फैलने वाला जो मानव रोग होता है, जो जीव जंतु और वनस्पतियों के रोग और संक्रमण द्वारा उत्पन्न घातक परिणाम होता है। ठीक है, फसलों पर टिड्डी दल का आक्रमण भी एक प्रकार का उत्पीड़न ही है। जो फसलें होती हैं, जो किसान फसल उगाता है, उसके ऊपर कभी कभार टिड्डी दल, मतलब वो जो टिड्डी जो कीड़े होते हैं ना, वो फसल को ऊपर आक्रमण का क्या अर्थ है यहाँ पे? मतलब उस फसल पर बैठकर वो उनको खा जाते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, जो कुछ ही दिनों में किसी बहुत बड़े भूक्षेत्र अथवा प्रांत की फसलों को चट करके नष्ट कर देते हैं, तो ये भी एक त्रासदी है। ठीक है, मानव विकृत क्या है? मतलब मानव द्वारा जो निर्मित, जो उसने खुद ही अपने सर ले ली है, वो संकट कौन से हैं? तो इस परमाणु युग में, इस एटॉमिक वर्ल्ड में मानव स्वयं और संपूर्ण मानव जाति के लिए भी एक खतरा बना हुआ है। ठीक है, युद्ध, बड़े पैमाने पर और औद्योगिक प्रदूषण और दुर्घटनाएं तथा परमाणु बम ऐसी महाविपत्तियों के कारण जो हजारों जीव जातियों और महत्वपूर्ण कीमती निर्माणों को कुछ ही समय में विध्वंस करके पूरी दुनिया पर संकट और घोर बादलों का छाया कर सकता है। ठीक है, एटम ऐसा, मतलब इतना ज़्यादा वो डिज़ास्टर है, मतलब त्रासदी तो इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कोई प्राकृतिक त्रासदी नहीं है। ये वाला जो है मानव विकृत त्रासदी है, मतलब मानव ने खुद ही एक इतना शक्तिशाली और इतना मतलब तबाही मचाने वाला बना दिया है कि इससे 1 मिनट के अंदर बहुत बड़ी संख्या में विध्वंस हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भूकंप को, फिर भूसंकलन को, मतलब जो ज़मीन इधर उधर हो जाती है तो चट्टानें हो जाती है वो, और चक्रवाती तूफान को। फिर हम इन्हें एक मैप के ज़रिए भी समझेंगे। ठीक है, तो पर्याय भूकंप, ज्वालामुखी पर्वतों में विस्फोट अथवा भूपर्पटी कौन सी होती है? तो आपने ग्लोब के अंदर पढ़ा होगा कि सबसे पहले पृथ्वी के आता है भूपर्पटी, उसके बाद आता है क्रोड, उसके बाद आता है मेंटल। ठीक है, मेंटल सबसे ज़्यादा सबसे पहले भूपर्पटी जिस पे हम लोग रहते हैं, उसके बाद आता है मेंटल, ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर का भाग है, और सबसे भीतर वाला भाग कहलाता है क्रोड, जो कि सबसे गर्म है। ठीक है,
तो भूपर्पटी के बड़े तनावों के कारण विवर्तनिक हलचलें होती हैं, ठीक है, उसके द्वारा उत्पन्न होती है। और जलाशयों में जल के बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा होने के कारण से खानों को धंसने और चट्टानों के फटने के कारण भी भूकंप आता है, ठीक है। आप पृथ्वी की बनावट के अंतर्गत संसार के मानचित्र में ज्वालामुखी पहाड़ और भूकंप की पट्टियों को देखते हैं तो भूकंप के परिमाण और तीव्रता के आधार पर भारत भूमि का खतरा मुख्यतः 5 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया, ठीक है। क्षेत्र 1 में आता है खतरा विहीन, दूसरे क्षेत्र में आता है कम खतरा, तीसरे क्षेत्र में आता है मध्यम खतरा मतलब मिडिल थोड़ा सा, चौथे में आता है अधिक खतरा, पांचवे में आता है अत्यधिक खतरे का क्षेत्र, ठीक है। हिमालय का पर्वतीय खंड जो है उत्तर पूर्व के राज्य, कच्छ के जो प्रायद्वीप है, रत्नागिरी के समीप का जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, भारत के अत्यधिक भूकंप खतरे वाले क्षेत्र हैं ये। गंगा का मैदान और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में भी भूकंप की अधिक खतरा रहता है, ठीक है। फिर आता है अपना भूसंखलन। तो आवरण प्रस्तर अथवा आधार शैलों के अचानक भारी मात्रा में तेजी से खिसकने को भूसंकलन कहा जाता है, ठीक है। हिमालय का पर्वतीय खंड पश्चिमी घाट में नदियों और घाटियों के साथ साथ के पहाड़ी क्षेत्र और जो उत्तर पूर्व है, जो नॉर्थ और ईस्ट है की पहाड़ियाँ प्राय भूसंकलन से प्रभावित क्षेत्र हैं, ठीक है। पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर वृक्षों के काटने, मृदा रक्षण अथवा मृदा समर्पण, भारी वर्षा अथवा हिमपात पर्याय भूसंकलन के कारक हैं, ठीक है। कई बार भूकंपीय झटकों या अचानक जो शैल होते हैं उसके विस्थापन से भी भूसंकलन होता है, ठीक है। चट्टानें टूटकर गिरने लगती है। कई बार भूसंकलन से उत्पन्न जो मलबा होता है वो पर्वतीय नदियों के मार्गों के भी अवरुद्ध करके उनके सामान्य मार्ग को बदल देता है, ठीक है। भूसंकलन द्वारा बड़ी बड़ी चट्टानों के टूट कर गिरने, लुढ़कने, मलबे उसका जो कचरा होता है उससे भारी धाराओं के बहने आदि से वहाँ के निवासियों को भयंकर स्थितियों का सामना करना पड़ता है। भूसंकलन ज़्यादातर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इन जगहों पर होता है, ठीक है। फिर है अपना चक्रवाती तूफान क्या है। तो चक्रवाती तूफान हवाओं के अति शक्तिशाली भंवर को कहा के समान होते हैं, ठीक है। एक तो होता है तूफान और एक होता है चक्रवाती तूफान। ज़्यादा पावरफुल कौन है? तो ज़्यादा पावरफुल है चक्रवाती तूफान। इनके केंद्र में जो आँख है में एक कम का दबाव क्षेत्र होता है जिसके चारों ओर क्रमशः बढ़ते हुए दबाव क्षेत्र होते हैं जिनमें हवाएं तेजी से घूर्णन करने लगती है। जो बवंडर होता है ना उसी चक्रवाती तूफान कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार एक भंवर सा उत्पन्न करती है और 100 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शुरू होने वाले चक्रवाती तूफानों की गति 600 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा या अधिक भी बढ़ सकती है। इस प्रकार के भयंकर तूफान में अपने मार्ग में आने वाली हर चीज़, पेड़, इमारतें, यातायात आदि के लिए विनाशकारी होते हैं। अमेरिका में इन्हें हैरिकेन कहा जाता है जिन्हें पहचान के लिए भिन्न भिन्न नाम दिए जैसे कैटरीना और रीटा, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशिया में इन्हें टाइफून के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भारतीय प्रायद्वीप में आने वाले अधिकांश चक्रवात जो होते हैं वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं जिन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी कहा जाता है, ठीक है। इनके कारण तेज बारिश व ऊंची ज्वार की लहरें उत्पन्न होती है जिनके कारण तटवर्ती क्षेत्र काफ़ी बड़े पैमाने पर बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले बहुत से उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्वी तटों से पश्चिमी दिशा में आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर कुछ कमज़ोर होकर उत्तर की ओर मुड़ जाते हैं, ठीक है। जो कमज़ोर पड़ जाते हैं वो उत्तर की दिशा में मुड़ जाते हैं चक्रवात, ठीक है। कुछ चक्रवात अपने पथ पर 2 से 6 दिन तक सेकेंडों की किलोमीटर का मार्ग तय करके हुए अपने रास्ते में विध्वंस करते हुए मतलब सब तहस नहस करते हुए आगे बढ़ते हैं और हिमालय की निचली पहाड़ियों तक पहुंचने से पहले ही अपनी ऊर्जा समाप्त कर चुके होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चक्रवाती तूफान, भूसंकलन और भूकंप। अब भूकंपीय जो तीव्रता का क्षेत्र है वो मैप के ज़रिए भी आप समझ सकते हो। जैसे देखो अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है श्रीनगर, शिमला, देहरादून, ठीक है। इधर गंगटोक, फिर दीसपुर, शिलोंग, कोहिमा, ईटानगर, इम्फाल, आइजोल, अगरतला, इधर से थोड़ा सा मुंबई का पार्ट। तो ये बहुत ज़्यादा जोखिम वाले क्षेत्र हैं भूकंप। यहाँ पे जो भूकंप होता है वो बहुत ज़्यादा तीव्रता से आता है, ठीक है। फिर अधिक जोखिम वाले कौन से, जो हमने 4 भाग पढ़े थे ना कि कम जोखिम, फिर थोड़ा उससे ज़्यादा, फिर मध्यम, अधिक, फिर अत्यधिक। तो वैसे ही अधिक जोखिम वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं भूकंप के?
तो देखो जम्मू कश्मीर से इधर से पूरा है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली का भी पूरा है, फिर इधर से थोड़ा भाग झारखंड का है, एमपी का तो नहीं है, यूपी का है, ठीक है। इधर बहुत ज़्यादा तेज़ी आता है और इधर थोड़ा सा भाग गुजरात का भी है, यहाँ पे भी थोड़ी अधिक उसमें आते हैं, ठीक है। फिर मध्यम जोखिम वाले क्षेत्र कौन से हैं, तो मध्यम का थोड़ा सा राजस्थान का क्षेत्र है, इधर से लखनऊ है, कोलकाता, भोपाल, गांधीनगर, ठीक है, पणजी, इधर से थोड़ा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है। फिर कम जोखिम वाले क्षेत्र कौन से हैं, तो जयपुर है, यहाँ से थोड़ा सा राजस्थान का एरिया है, गुजरात का एरिया है, फिर इधर रायपुर से ऊपर का एरिया है, फिर इधर तमिलनाडु में है, यहाँ पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और जोखिम मुक्त जहाँ पे बिल्कुल ही मतलब ना के बराबर आता ही नहीं है भूकंप, तो वो कौन सा है, तो ये देखो इधर थोड़ा सा क्षेत्र है, रायपुर छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, हैदराबाद का क्षेत्र है, बेंगलोर का क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, तो चक्रवाती तूफानों का समान मार्ग कौन सा है, तो चक्रवाती तूफानों में पर्याय प्रभावित क्षेत्र, चक्रवाती तूफानों के पर्याय सामान्य मार्ग। तो जिस जिस जगह पे आप लोग को एरो दिख रहा है ये तो सामान्य मार्ग है, मतलब ठीक है आता है और चल जाता है इस तरीके से। और पर्याय प्रभावित क्षेत्र जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तूफान कभी कभार आ जाता है, तो इधर पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, इधर रायपुर का क्षेत्र है, फिर नीचे वाला दक्षिण का क्षेत्र है, थोड़ा सा गुजरात वाला क्षेत्र है, इन जगह पे भी चक्रवात बहुत तेज़ आता है। तो होप गाइस कि आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई होगी, मेरी वीडियो से आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा, थोड़ी नॉलेज मिली होगी। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेके बट ईजी वे में लेके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।